हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th फिजिक्स में चैप्टर 12 साउंड। सबसे पहले देखते हैं साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें सुनने की अनुभूति देता है। साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। यहाँ एक न्यू वर्ड आ रहा है, प्रोपोगेट, दैट इज मेड बाय प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है मीडियम में आगे बढ़ना, फ्लो होना। तो साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम के साउंड नहीं आगे जाएगा। ये बिल्कुल की पॉइंट, आप इसको ध्यान रखें। और इसी की पॉइंट को थोड़ा सा और आगे देखें हम, तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो जहां मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं उस मीडियम में साउंड की स्पीड मैक्सिमम, और जहां मीडियम में मॉलिक्यूल दूर होते हैं वहां साउंड स्लो भागता है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में मीडियम क्या होते हैं, बहुत ही पास, फॉलोड बाय लिक्विड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन गैस। साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट विदाउट मीडियम। बिना मीडियम के साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकता। जबकि लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट कौन सा फॉर्म है एनर्जी का? जो हमें देखने की अनुभूति देता है, और उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट साउंड रिक्वायर्स। अब साउंड किस फॉर्म में आगे जाता है? वेव के फॉर्म में। तो वेव क्या है? तो अगर हम जनरली बात करें वेव की, साउंड के पहले नॉर्मली एक बात करें वेव क्या है, तो वेव आर द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर द एनर्जी। किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है, क्रिएट होता है, जो कि एनर्जी को आगे भेजता है, उसे हम बोलते हैं वेव। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक साइलेंट वाटर है, मतलब कि तालाब में एक पानी भरा हुआ है। अब उसमें अगर हम एक छोटा सा पत्थर डाल दें, तो जैसे ही छोटा पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? कुछ डिस्टर्बेंस जनरेट होंगे, कुछ वेव्स जनरेट होंगी, जो कि आगे बढ़ती जाएंगी, जो कि क्या करती हैं, उस पत्थर के द्वारा जितनी भी एनर्जी जनरेट हुई है उसको वो आगे ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर द एनर्जी। Now waves having two types, mechanical waves and electromagnetic waves. What are the mechanical waves? Disturbance in a medium which progress ahead without changing its own basic shape with constant speed is called mechanical wave. ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस मतलब कि आगे बढ़ रहा है बिना अपने ओन बेसिक शेप को चेंज किए, मतलब जो उसका बेसिक जनरेशन शेप है उसी शेप में आगे बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। इनकी स्पीड भी क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड होती है। और सबसे जरूरी बात, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ऐसी सारी वेव जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपोगेशन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जैसे कि साउंड वेव, वाटर वेव एटसेट्रा। और ईएम वेव, ये हमारे पास इस साल सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट ईयर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि लाइट वेव, गामा रेज, एक्स रेज एटसेट्रा। अब वापस आते हैं मैकेनिकल वेव। तो ये वेव के दो टाइप थे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप हैं। मैकेनिकल वेव को अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, तो यहाँ भी हमारे पास कितने टाइप होते हैं? एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? जब कोई वेव आगे बढ़ती है, जब भी कोई वेव आगे बढ़ रही है, तो उसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन किस तरीके से है, उस बेसिस पर दो टाइप की वेव हैं। जैसे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ particle of wave is perpendicular to direction of propagation of wave, then this type of wave is called transverse wave। मतलब कि अगर कोई वेव किसी मीडियम में आगे बढ़ रही है तो वो कहाँ जा रही है? इस साइड जा रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है? इधर है। और जो उसके वाइब्रेशन है वो कैसे हो? परपेंडिकुलर हो, मतलब कि इस जहाँ उसको जाना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही हो, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले देख लें कि जो वेव्स होती हैं वो वेव्स कैसी होती हैं? वाइब्रेशन से मिलके बनी होती है, डिस्टर्बेंस से। तो डिस्टर्बेंस क्या होता है? वो डिस्टर्बेंस मीडियम में आगे बढ़ता है। तो डिस्टर्बेंस मीडियम में आगे बढ़ रहा है वाइब्रेशंस के फॉर्म में,
तो वो कैसे हो रहे हैं वाइब्रेशन, या तो वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे या फिर उसके पैरेलल होंगे। जब वो पैरेलल होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव। तो हमारा पहली वेव कौन सी हो गई, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कैसी है, परपेंडिकुलर। इन दोनों वेव को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और वीडियो हम सेंड करेंगे जिसमें प्रैक्टिकली पार्टिकल्स को वेव करते हुए दिखाया गया एक रोल मॉडल में। एग्जाम्पल, व्हेन स्ट्रिंग इज टाइड फ्रॉम वन एंड एंड वी प्रोवाइड अ जर्क फोर्स फ्रॉम द फ्री एंड, द वेव्स जनरेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। मतलब कि अगर हम एक किसी दीवार से या किसी भी खंबे से एक रस्सी को बांध दें और रस्सी के दूसरे सिरे से उसको झटकार दें, जैसे उसको जर्क देंगे तो जो भी वेव जनरेट होगी उस वेव को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये हमेशा इस तरीके से आती है, क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो के फॉर्म में आगे बढ़ती है। दूसरी वेव देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन of particles of wave is parallel to the direction of wave, then this wave is called longitudinal wave। मतलब कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तो बोलते हैं उसको ट्रांसवर्स वेव, और जब पैरेलल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको आपको प्रैक्टिकली क्लियर करिएगा एक्टिविटी को देखकर। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में आगे जाती है। मतलब जहां पार्टिकल मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाए, मतलब कंप्रेस हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और दूर दूर हो जाए तो रेयरफेक्शन। तो जो ट्रांसवर्स वेव थी वो हमारी कैसे जा रही थी, क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट के फॉर्म में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कैसे जाती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में। अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव तो हमारे पास कुछ डिफरेंस इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो उनकी डेफिनेशन कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ अगर हम बात करें तो इन वेव्स को प्रोपोगेट जब ये होती हैं तो ये किस फॉर्म में होती हैं, क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में, और ये जब प्रोपोगेट होती है तो किस फॉर्म में होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। थर्ड, एक और की पॉइंट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये वेव्स मीडियम में आगे बढ़ती हैं तो ये केवल और केवल ऊपरी सतह पर, ऊपरी सरफेस पर प्रोपोगेट होती हैं, वो भी किस में, सॉलिड और लिक्विड में। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों में, मतलब कि सरफेस पर अकेले नहीं, सरफेस के अंदर भी, मतलब उसके मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं। वापस देखते हैं साउंड वेव। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल है वो क्या है, साउंड वेव, जो अभी हमने देखा था कि द एनर्जी जो कि जिससे हमें सेंसेशन होता है हियरिंग का। तो ऑल वेव्स जनरेटेड इन अ इलास्टिक मीडियम विच आर ऑडिबल और नॉन ऑडिबल आर कॉल्ड साउंड वेव्स। सोर्स ऑफ साउंड वेव शुड हैव वाइब्रेशन, मतलब साउंड वेव वही नहीं होती जो हमें सुनाई देती हैं, हो सकता है कि वो ना भी सुनाई दें, लेकिन वो कैसे जनरेट होती हैं, सबसे पहले उनके पास जो भी सोर्स है उसके पास क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन। और साउंड वेव्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, फ्रीक्वेंसी की रेंज के बेस पर, एक ऑडिबल वेव्स, दूसरी अल्ट्रासोनिक और तीसरी इंफ्रासोनिक। ऐसी सारी फ्रीक्वेंसी सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है उन्हें हम बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। ऐसी सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज से ज़्यादा है, दैट मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ऐसी सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज से कम है उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। प्रॉपर्टी देखें साउंड वेव्स की, तो सबसे पहले दीज वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, मतलब कि साउंड जनरेट ही कैसा होता है, जब वाइब्रेशन आएगा तभी साउंड जनरेट होगा। दूसरा, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अलावा साउंड वेव कौन कौन से फिनोमिना शो करती हैं, तो हमने क्लास 8 में ही पढ़ा है और क्लास 10 में ही पढ़ेंगे कुछ फिनोमिना वेव्स की। तो उनमें से हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना साउंड के द्वारा शो किए जाते हैं ना। कुछ की डेफिनेशन
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास साउंड चैप्टर के लिए, साउंड को समझने के लिए, साउंड टर्म्स को समझने के लिए। वो हम डेफिनेशन देखते हैं वेव मोशन की। सबसे पहली बात आती है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हम यहाँ वेव देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ से एक मीन पोजीशन कौन सी होगी हमारी, सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये हमारी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन होते जा रहे हैं। तो अगर हम इस पार्टिकल को देखें तो यहाँ वाइब्रेशन इधर से इधर तक हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर इतना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है। फिर इधर देखें तो इधर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इधर देखें डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, मतलब हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है इसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। बट यहाँ अगर हम देखें इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, बट जनरली हम इसको मेजर करते हैं डेसीबल में। इसको हम कैपिटल ए लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ की पॉइंट देखें, ईच एम्पलीट्यूड इज अ डिस्प्लेसमेंट बट ईच डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ एम्पलीट्यूड। मतलब कि अगर हम बात करें ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हैं ये सारे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकते, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो भी तो क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। तो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग अलग है। नाउ यहाँ देखें, लाउडनेस ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर टाइम्स हमारे पास लाउडनेस होती है। मतलब कि हम बोलते हैं साउंड लाउड है या स्लो है, उसकी लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। आपने एक और वर्ड सुना होगा एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो होता है वो क्या करता है, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब कि उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा देता है, इसलिए उसकी लाउडनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हम, टाइम पीरियड। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। मतलब कि हम देखें सबसे पहले तो वन ऑस्किलेशन समझें, तो वो पूरा पार्ट जो रिपीट हो रहा है, तो देखें यहाँ से ये इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो जब तक वो रिपीट नहीं हो रहा है उस कंप्लीट एक साइकिल को बोलते हैं एक ऑस्किलेशन, एक वाइब्रेशन या एक साइकिल। तो किसी भी वेव के एक ऑस्किलेशन को आगे बढ़ने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इट्स ऐसा यूनिट इज सेकंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेव या कोई भी ऑस्किलेशन एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, कितने ऑस्किलेशन करता है, उसको हम बोलते हैं, नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये साइंटिस्ट हर्ट्ज के नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। और इसको हम स्मॉल एफ या न्यू लेटर से, ये वी नहीं है, ये न्यू लेटर है, न्यू से डिनोट करते हैं, कहीं एफ से कहीं न्यू से, आप किसी से भी कर सकते हैं। नाउ हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, तो अब हम ये भी देख लें कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। बिल्कुल है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या यूं कहें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपको फ्यूचर में भी बहुत काम में आएगा। अगली डेफिनेशन देखते हैं वेवलेंथ की। द लेंथ ऑफ वन वाइब्रेशन और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रो, और मतलब आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम इसको समझ लेते हैं कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। या ऐसे हम ट्रो को बोलें, इसको देखो जो पीक पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट और यहाँ से बॉटम पॉइंट को बोलते हैं ट्रो। तो लगातार जो दो क्रेस्ट आते हैं, चाहे ये और ये हो, चाहे ये और ये हो, चाहे ये और ये हो, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या एक कंप्लीट ऑस्किलेशन की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसे हम लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है। नाउ द रिलेशन अमंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होती है,
कोई भी वेव जिस स्पीड से जाती है उसे हम बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। तो हमारे पास 3 चीज़ों में रिलेशन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और दैट इज स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। स्पीड v, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रिक्वेंसी f, तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है फिजिक्स का, ये किसी भी चैप्टर में लग जाता है, लगभग जो हम अगले साल पढ़ेंगे उसमें भी हमारे लगेगा, उसके बाद भी हमारे लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से देखना है, दैट इज स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यहाँ आपको 3 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी कोई भी दी होंगी और तीसरी आपको निकालनी होगी, दैट इज अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हमें क्या पता होगा, स्पीड और फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी तो पता होगा स्पीड और वेवलेंथ। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है। हमारे सिलेबस में देखा जाए तो मेनली क्या है, रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। जब कोई वेव किसी बाउंड्री या सरफेस से स्ट्राइक कर कर उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी लाइट की तरह 2 लॉज को फॉलो करती है, दैट इज फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन अ सेम पॉइंट लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि लाइट शो कर रही थी। जैसे हम यहाँ देखें, हमारे पास अगर कोई एक वेव आ रही है, ऐसे आते 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 एक वेव इधर आई, टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। इसी के आगे हमारे पास अगला टॉपिक आता है इको। इको मतलब कि रिपीटेड रिफ्लेक्टेड बैक साउंड इज कॉल्ड इको। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी आवाज ही वापस आती है, दैट इज हम इनको बोलेंगे गूंज, हमारी आवाज गूंजती है, गूंज हो रही मतलब कि इको कर रही है। तो कोई भी आवाज कब गूंजती है, जब कोई आवाज, साउंड यहां से निकलता है और किसी दीवार से टकराकर वापस आता है, तो साउंड से सोर्स से निकलने में और वापस आने में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस अगर होता है तो हमें वो साउंड, रिपीटेड साउंड इको के फॉर्म में सुनाई देता है। दैट मीन्स हमारे, अगर हम अपने ईयर के परसिस्टेंस की बात करें तो कोई भी साउंड जो 0.1 सेकेंड के बाद रिपीट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इको। सो दैट इज मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि अगर कोई साउंड यहाँ से निकल रहा है, जैसे कि यहाँ से देखें, यहाँ से साउंड निकला, सरफेस से टकराया और वापस आया, तो यहाँ से निकलने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, d, वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, d, तो जाने और आने की डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस डी 2d, और उसको टाइम लगा कितना, t। तो देखें, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस कितनी है, d प्लस डी, दैट इज 2d इक्वल टू v इंटू टी। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इंटू टी बाई 2। अब हम साउंड की स्पीड की बात करें तो जनरली साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना बोल रहे हैं इको के लिए, 0.1 सेकेंड, और डिवाइड बाई 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 17.2 मीटर या 17 मीटर हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इको होने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस होती है सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में वो कितनी होती है, 17 मीटर। तो द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर इको इज 17 मीटर। इसके आगे हमारे पास रिवर्बरेशन है, और इसी के और आगे हमारे पास रिफ्लेक्शन साउंड का, इको का एक और एप्लीकेशन है, दैट इज सोनार। और नाउ व्हाट इज सोनार? सोनार स्टैंड्स फॉर SO साउंड, NA नेविगेशन, एंड R रेंजिंग। सोनार स्टैंड फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड मतलब कि यहां हम नेविगेशन करते हैं साउंड की हेल्प से। कौन से वाले साउंड की हेल्प से? अल्ट्रासोनिक साउंड। अब अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? नेविगेशन। नेविगेशन मतलब ढूंढना, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन। और रेंजिंग मतलब कि मेजरमेंट करना, मतलब किसी चीज़ को ढूंढना और मेजरमेंट करना कि कितनी दूर है। किसकी हेल्प से? अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से। क्या कहलाता है? सोनार। अगर हम सोनार की वर्किंग देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सोनार होता है उसमें 2 डिवाइस होते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर। सोनार से सिग्नल्स भेजे जाते हैं। कौन से सिग्नल? अल्ट्रासोनिक साउंड। वो भी उनकी स्पीड उसको पता होती है कितनी, कि v स्पीड से साउंड भेजे जा रहे हैं।
जब इससे भेज जाते हैं तो ये कुछ जगह जाते 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 जहाँ भी टारगेट होता है वहाँ से टकराने के बाद वापस आता है और किसने डिटेक्ट कर लिया जाता है, डिटेक्टर के द्वारा। तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो डी और डी, आने की डिस्टेंस और जाने की डिस्टेंस की क्या हो जाती है, डी प्लस डी। कितनी स्पीड से गया था v और आने का टाइम कितना हो गया t, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 2d इक्वल टू v इंटू टी, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। लास्ट टॉपिक देखें इस चैप्टर का, तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर हमारा रिसीवर है साउंड का। तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं ईयर क्या होता है, लेकिन हम देखें अगर फिजिक्स के टर्म में, तो आपको पहले ही बता दें ईयर की जो स्टडी होती है वो 2 अलग अलग टर्म से होती है। फिजिक्स के टर्म में अलग होगी और बायोलॉजी के टर्म में अलग होगी, ठीक है। तो फिजिक्स के टर्म में देखें तो इसको हम पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट इज कॉमनली नोन एज पिन्ना। जो पार्ट ईयर का हमें बॉडी में दिखाई देता है वो हमारा क्या कहलाता है, पिन्ना, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड पिन्ना। इसका काम क्या है, इसका काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। तो दैट पिन्ना कलेक्ट साउंड एंड ट्रांसफर टू द ईयर ड्रम थ्रू अ ईयर कैनल। अब ये साउंड को कलेक्ट करने के बाद ईयर कैनल से साउंड को आगे पास करता है। अब यहाँ ईयर कैनल पर बार बार वेव्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने के बाद ये प्रोड्यूस होकर कहाँ चला गया, ईयर ड्रम पर हमारे पास चला गया, ईयर ड्रम, ठीक है। अब ईयर ड्रम क्या है हमारे पास, ईयर ड्रम में यहाँ एक हैमर होता है और हैमर से जुड़ी हुई हमारी कुछ बोन्स होती हैं, ठीक है। इन बोन में हमारे पास मेन बोन कौन कौन सी है, एक हैमर बोन, एनविल बोन और स्टिरअप। जैसे यहाँ से साउंड आता है ये वेव वाइब्रेशन के कारण ये क्या हो जाता है, हैमर इधर से स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद एनविल हमारी स्टिरअप पर जाती है और स्टिरअप हमारी जुड़ी हुई है कोक्लिया से और जहाँ यहाँ एक फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड जो होता है वो उसमें हमारे पास वाइब्रेशन जनरेट होते हैं जो कि ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम्स इनिशिएट द स्मॉल बोन्स हैमर टू वाइब्रेट। दीज वाइब्रेशन आर पास फ्रॉम द हैमर टू द थर्ड बोन स्टिरअप वाया द सेकेंड बोन एनविल। द स्टिरअप स्ट्राइक्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो ऑफ cochlea. The liquid in the cochlea produce electric impulse in the nerve cells and these electrical impulses are carried to the brain by the auditory nerve. So that is the working of human ear.